Hello everyone, I hope you all are safe and secure in these difficult times. Today we are going to cover community reserves, conservation reserves and the provisions that are related to hunting of wild animals. Those of you who are watching the video for the first time, in the first 3 lectures of this series we have covered Central Pollution Control Board, Bharat Stage Norms and the BS4 and BS6 compliant vehicles, then Wildlife Protection Act and the National Parks and Wildlife Sanctuaries. तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और रेलिवेंट नोट्स एंड मटेरियल हम वहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज एजेंडा। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट under chapter 4 of the Wildlife Prevention Act. Chapter 4 is dedicated to the protected areas और protected areas में section 18 के अंदर wildlife sanctuaries establish की जाती हैं और section 35 में national park जो कि state government by notification establish करती हैं। ये last lecture में हम कर चुके हैं। difference जो दोनों के बीच में था वो ये था कि sanctuaries में livestock की grazing allowed है, livestock के अंदर जितने भी गोट्स, कैमल, म्यूल, हॉर्सेस ये सब चीज़ें आती हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंटर करने से पहले इनका इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। ये रिक्वायरमेंट भी एक्ट के अंदर ही है कि जो भी लाइव स्टॉक उसके अंदर एंटर करेगा वो इम्यूनाइज्ड होना चाहिए और ये जिम्मेदारी वार्डन के ऊपर छोड़ी गई है। नेशनल पार्क के अंदर ग्रेजिंग अलाउड नहीं है और एंट्री भी अलाउड नहीं है। एंट्री सिर्फ एक केस में अलाउड होगी अगर लाइव स्टॉक जो है वो एज अ व्हीकल यूज़ कर रहा है या तो वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर एक चीज़ है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद में इनकी बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकती हैं और बाउंड्रीज चेंज अगर होनी है तो उसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन ज़रूरी है। बिना उसकी परमिशन के बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती। अब बात कर रहे हैं कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको पावर दी हुई है एक्ट ने, वो उसको अगर लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन से वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा तो वो वहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस या फिर बिल्डिंग्स या फेंसिंग भी कर सकता है। अगर उसके ओपिनियन में ऐसा है, ऐसा करने से कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और अच्छे से हो पाएगी, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कमर्शियल टूरिस्ट लॉजेस, होटल्स, ज़ू, सफारी पार्क ये सब बनाने का प्लान है तो उसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो भी उसके लिए वार्डन परमिट दे सकता है लेकिन पहले नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेनी होगी। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। लास्ट एक चीज़ और है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश करती है तो जो पावर्स वाइल्ड लाइफ वार्डन की हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, वो फिर डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ की हो जाती हैं और डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को या किसी भी और ऑफिसर को अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स को। अब बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स की। कंजर्वेशन रिजर्व्स भी चैप्टर 4 के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिफाइंड हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स को भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है उसको कंजर्वेशन रिजर्व्स में डिक्लेयर करा जा सकता है। कंडीशन है कि लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है और जनरली कंजर्वेशन रिजर्व्स डिक्लेयर होती हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास का जो एरिया होता है उसको ही डिक्लेयर करते हैं या फिर एक प्रोटेक्टेड एरिया को दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से जो लिंक करने वाली लैंड है उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है कंसल्टेशन विद लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कंजर्वेशन रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए उसको भी मैनेज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही करेगा और उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है एक्ट के अंदर ही। इस कमेटी का काम है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एडवाइस देने का और इसके मेंबर होते हैं, एक मेंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस कमेटी के अंदर होगा और जितनी भी विलेज पंचायत इस के एरिया में आती हैं उन सभी विलेज पंचायत से एक एक मेंबर
इसका पार्ट होगा। साथ में एनजीओ से 3 मेंबर इसके मेंबर्स होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक एक मेंबर इन दोनों जगह से होगा कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। तो जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है सबसे ज़्यादा थी नेशनल पार्क में, उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और फिर कंजर्वेशन रिजर्व में। और जब हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करेंगे तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वहाँ पे सबसे कम होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स को। तो अब बात करते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स की। कम्युनिटी रिजर्व्स को भी स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश करेगी। कम्युनिटी रिजर्व्स भी प्रोटेक्टेड एरिया वाली कैटेगरी में ही आती हैं अंडर चैप्टर 4। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेटली ओन्ड लैंड को या फिर कम्युनिटी लैंड को अगर कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी वाले खुद आकर वॉलंटियर कर रहे हैं कि इस लैंड को, यहाँ पे जो भी मौजूद वाइल्ड लाइफ है उसकी हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस प्राइवेटली ओन्ड लैंड को डिक्लेयर कर सकती है एज अ कम्युनिटी रिजर्व। कंडीशन ये है कि उस लैंड का कोई भी पार्ट किसी नेशनल पार्क या फिर एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा ना हो। और कम्युनिटी रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। और यहाँ पे मेन बात ध्यान करने वाली ये है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर 5 मेंबर होंगे विलेज पंचायत से, जहाँ पे वो कम्युनिटी लैंड एग्जिस्ट करती है, और 1 मेंबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होगा। और ये मैनेजमेंट कमेटी अपने चेयरमैन को खुद इलेक्ट करती है और वो चेयरमैन एक्ट करेगा एज ए ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो पूरा मैनेजमेंट कम्युनिटी रिजर्व का कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी करेगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम करने वाले हैं कि बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, किन एनिमल्स की हंटिंग हो सकती है। और वो देखने से पहले जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर कंजर्वेशन रिजर्व और फाइनली कम्युनिटी रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में एक और चीज़ है, इसका जो लैंड यूज़ चेंज है, एक बार डिक्लेयर होने के बाद लैंड यूज़ चेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर वो करना है तो फिर नेशनल बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डिक्रीज़ करता है इस डायरेक्शन में। और एक बारी हम इनको अपग्रेड तो कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन डाउनग्रेडिंग पॉसिबल इस केस में नहीं है। तो अब मूव करते हैं हंटिंग के केस में कि हंटिंग के बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर 3 सेक्शन 11 के अंदर हंटिंग से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं। तो एक बार इन प्रोविजंस को देख लेते हैं। सीधा सीधा सेक्शन 11 के अंदर मेंशन है कि नो पर्सन कैन हंट एनी एनिमल, दोज आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। तो सीधा सीधा हंटिंग को यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया। लेकिन कुछ केसेस में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो हंटिंग को अलाउ कर सकता है। तो यहाँ पे 2 केस हैं, एक केस है शेड्यूल 1 एनिमल के लिए और सेकंड केस के अंदर शेड्यूल 2, 3 एंड 4 में जो एनिमल्स हैं उनके लिए। दोनों केसेस में अलग अलग ऑर्डर पास किया जाता है। अगर शेड्यूल 1 एनिमल की बात करें तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उनमें से एक कंडीशन है कि सच एन एनिमल इट शुड पोज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए वो डेंजर है, प्लस या फिर वो एनिमल डिसेबल या डिजीज हो चुका है बियॉन्ड रिकवरी, उसकी रिकवरी पॉसिबल अब नहीं है। साथ में अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन सेटिस्फाइड है कि ऐसे एनिमल को ना तो ट्रांसलोकेट हम कर सकते हैं कि एक सेंचुरी से दूसरी किसी प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाएं, या फिर उसको ट्रैंकुलाइज करना भी पॉसिबल नहीं है या कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, तब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक रिटन ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए। एक रिटन ऑर्डर पास करेगा, फिर वो ऑथोराइज करेगा किसी पर्सन को कि जाके
इस पर्टिकुलर एनिमल की हंटिंग कर दी जाए, या तो खुद से कोई पर्सन को डेजिग्नेट करेगा या फिर वो अलाउ कर देगा कि कोई भी जाके इस एनिमल को मार सकता है। सेकंड केस में अगर शेड्यूल 2, 3 और 4 वाले एनिमल की बात है तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, या तो वो डेंजरस हो ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर वो डेंजरस हो प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए कुछ एनिमल या ग्रुप ऑफ एनिमल डेंजरस हो चुके हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल एनिमल की बात हुई थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल भी या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल। दूसरी कंडीशन सेम है, या तो वो एनिमल डिसेबल्ड हो, डिजीज्ड हो बियॉन्ड रिकवरी, तो उस केस में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रिटन ऑर्डर एक पास करेगा और ऑथराइज करेगा किसी पर्सन को उनकी हंटिंग के लिए, या तो एक एनिमल की या फिर एक ग्रुप ऑफ एनिमल की हंटिंग सेकंड केस में हो सकती है। फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही एनिमल की हंटिंग हो सकती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है। तो पहले वाला प्रोविज़न सेक्शन 11A के अंदर है और सेकंड प्रोविज़न है सेक्शन 11B के अंदर। बाकी केसेस में भी हंटिंग अलाउ करी जा सकती है अगर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए है या फिर किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए है, साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, या फिर स्नेक का वेनम यूज़ करना है दवाई वगैरह बनाने के लिए, एंटीडोट बनाने के लिए, तो उस केस में भी हंटिंग अलाउ की जा सकती है। स्पेशल परमिट वहाँ पे पास किया जाएगा और जो भी एनिमल हंट कर दिया जाएगा वो फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, चाहे उसको कोई भी हंट करे, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा था हंटिंग से रिलेटेड। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सारी चीज़ें हमने एक ही जगह पर स्टडी की। वहाँ पे स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड और सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, जो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, फिर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल या फिर वाइल्ड लाइफ। तो ये सबको एक जगह करने का ये मतलब था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरीके से आता है कि रिजर्व फॉरेस्ट आर डिफाइंड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी? वो स्टेटमेंट गलत होगी। रिजर्व फॉरेस्ट डिफाइंड है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, और अगर स्टेटमेंट आती है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है तो वो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही डिफाइंड है। और एक स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है या किसी और एक्ट में डिफाइंड है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स किसी भी इंडियन एक्ट के थ्रू नहीं है, किसी भी इंडियन एक्ट से बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी एस्टैब्लिश होती हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक कोर एरिया होता है, फिर बफर एरिया, तो उसके अंदर मल्टीपल नेशनल पार्क या सेंचुरीज हो सकती हैं। तो ये पूरा था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, जो भी कुछ था हमने कर दिया है। अगर जो चीज़ें हमने वहाँ पे लिखी थी उनके अलावा कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। यही सब चीज़ें जो हैं नॉलेज ही काम आती है एलिमिनेशन टेक्निक्स में भी। तो अगर कहीं पे आप देखोगे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो टर्म है वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही डिफाइंड है। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको भी वाइल्ड लाइफ वार्डन ही परमिट करता है कि ट्राइबल्स जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं, और वो सिर्फ उनके पर्सनल यूज़ में काम आ सकती है, कमर्शियल यूज़ में वो भी काम नहीं आ सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट lecture, so please like, subscribe and share because that acts as a motivation for us to keep going. Thank you and have a nice day.